सोचे बिना समझे हम आपको कुछ ऑफर नहीं करेंगे ना। 215 लोगों की लाइफ के साथ थोड़ी हम खेलेंगे। सो दिस इज व्हाट द फिगर शोज। अप्रूवल बिफोर वैकेटिंग, आपकी जो हाई पावर कमेटी का अप्रूवल आएगा और इसके बाद आपकी आईओडी आएगी, आपकी सीसी आएगी, तब तक गवर्नमेंट के अंदर करीब करीब 53 करोड़ रुपीस भरने पड़ेंगे। ये हमारे आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई किया है, उनकी शीट्स है साथ में। 5 करोड़ रुपीस करीब करीब लीगल में जाएगा, लीगल एक्सपेंसेस होते हैं। 30 करोड़ रुपया रेंट और कॉर्पस के लिए हम ये बहुत कंफर्म करते हैं कि मेरे पास आपको देने के लिए रेंट बैंकेबल है तो ही मैं आपको वैकेट कराऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है। 10 बजे सो जाता हूँ, 6 बजे उठता हूँ, बिल्कुल आराम से घोड़े की नींद सोता हूँ। तो मुझे वो रेंट और कॉर्पस का टेंशन कभी भी नहीं चाहिए। सो दिस इज व्हाट इज रेंट एंड कॉर्पस। करीब 30 करोड़ रुपया हम रखेंगे। कंस्ट्रक्शन मोबिलाइजेशन, नाउ दिस इज ऑल्सो वन पार्ट। जब भी हम आपका बिल्डिंग तोड़ते हैं, बिल्डिंग डिमोलिश होता है, फिर नींव चाहती है, नेक्स्ट डे तो बुकिंग नहीं मिलता है, भले आपके पास परमिशन हो, सब कुछ हो, तो आपको एक थोड़ा मोबिलाइज करना पड़ता है। साइट मोबिलाइजेशन बोलते हैं कि वहाँ साइट पे 200, अभी आज हमारे वन बोरीवली में करीब 75-80 आदमी काम करते हैं डेली, 80-90 आदमी काम करते हैं। तो वो दिखने चाहिए आपके वहाँ पे 250 लोग काम करने होंगे, हमारी फैक्ट्री में 375 लोग काम करते हैं, तो एक मोबिलाइजेशन होना चाहिए। सो दिस इज कंस्ट्रक्शन मोबिलाइजेशन फंड। उसके बाद दिस इज हार्डकोर कंस्ट्रक्शन फंड, मतलब आपको डे टू डे स्लैब डालना है। वन बोरीवली में हम एवरी 13th डे का प्लान करते हैं, अचीव नहीं कर पा रहे, 15 दिन में हो रहा है, 2 दिन का हमारे से लैग हो रहा है एवरी स्लैब में, 13 की जगह 15 दिन हो रहा है, मिस्टेक हो रही है लोगों से। लेकिन ये फंड तो चाहिए, हार्डकोर कंस्ट्रक्शन चाहिए। 63 करोड़ फिनिशिंग के लिए, ये सब का डिटेल वर्किंग है। 7 करोड़ रुपये ओसी एंड अदर फॉर्मेलिटीज़ के लिए। हम जब भी ओसी लेने जाएंगे तो वो सस्ते में नहीं आता है, आपके पीएमसी हंस रहे हैं। ओसी आता है ना, कॉस्टली पड़ता है, तो ओसी और उसके लिए। सो दिस इज वेयर योर मनी विल बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट फेज 1 करीब 100 करोड़ रुपया होता है, उसका टोटल करेंगे तो अभिषेक ने किया है, बराबर है ना, 100 करोड़ करेक्ट है। सो अप्रूवल्स बिफोर वैकेटिंग, लीगल, रेंट कॉर्पस, कंस्ट्रक्शन मोबिलाइजेशन, दिस इज अ फेज 1 बिफोर वैकेटिंग। तो आपका प्रोजेक्ट कोई भी करेगा 100 करोड़ रुपया उसको वैकेटिंग के पहले लगाना है, उसके बिना उसका काम नहीं होगा। आप वैकेटिंग नहीं करोगे, आपके डीए में भी लिखा होगा, आपके प्रोफेशनल्स भी आपको समझाएंगे और आप भी देख पाएंगे। अभी तो सरकार बहुत ट्रांसपेरेंट है, आप एमसीजीएम की वेबसाइट में जाके देखो, तुरंत दिखेगा। निश्चल आधा दिन वही करता है, नहीं निश्चल एक्सपर्ट है उसमें, और रेरा की साइट पे भी आप देख सकते हैं। फेज 2 हार्डकोर कंस्ट्रक्शन, ये फेज आता है जब भी आप वैकेटिंग कर दिए और आपका जो 24 महीना 30 महीने का टाइम है कि जहाँ पे हर रोज स्लैब बनने हैं, कॉलम बनने हैं, कंस्ट्रक्शन होना है, फ्लोरिंग होना है, ये हार्डकोर कंस्ट्रक्शन का टफ फेज है। जब भी फिर मकान दिखना चालू हो जाता है, प्लास्टर दिखना चालू हो जाता है, मकान ऊपर जा रहा है दौड़ छोड़ के, उसके बाद आता है कि जब भी आपकी फेज 3 पोस्ट कंस्ट्रक्शन, आपकी प्लम्बिंग लाइन करनी है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, वायर्स डालने हैं, लिफ्ट करना है, आपके वहाँ फॉर्चुनेटली कॉस्टली पार्किंग नहीं है, नहीं तो पार्किंग के टावर लगाना है, बहुत कॉस्टली पड़ता है, पार्किंग के टावर लगाने हैं, बाकी सारी एमिनिटीज़ फिनिशिंग करना है। तो ये आपका फेज 3 ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जो करीब करीब 70 करोड़ रुपीज़ लगेगा। सो दिस इज मोटा मोटा ब्रेकअप है, इसमें शायद 2-5% आगे पीछे हो सकता है। नेक्स्ट, पैसा आएगा कहाँ से? पैसा तो आना चाहिए ना, 320 करोड़ रुपए नहीं आएगा तो मकान कैसे बनेगा? फेज 1 वैकेटिंग में सेल्फ फंड 100 करोड़ रुपीज़ हम हमारे ओन फंडिंग से लगाएंगे। हमारे ओशो डेवलपर्स कंपनी के पास 100 करोड़ रुपया है जो हम आपको बताएंगे, और वहाँ से हम 100 करोड़ रुपया ओन फंडिंग से लगाएंगे। ये फंड के लिए हमको ना कोई बोरोइंग की ज़रूरत है, ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, या हमारे एसोसिएट कंपनी की ज़रूरत है। फेज 2 कंस्ट्रक्शन सेलेबल एसेट, आपके पीएमसी, आपके लॉयर, आपकी कमेटी और जो भी रियल एस्टेट में समझते वो जानेंगे कि जब भी आप फेज 1 वैकेटिंग करके आप कंप्लीट आईओडीसीसी लेके डिमोलिशन करके आप जब भी साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हो, मोबिलाइजेशन पैसा लगा के, सो आपके पास सेलेबल एसेट बनती है, जो आप रेरा में भी दिखाते हैं, माल भी सेल करना स्टार्ट करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, वहाँ कुछ बुकिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, बेसमेंट पे करते हैं, प्लिंथ पे करते हैं। जब हम वन बोरीवली में पूरा मकान साथ में 1,90,000 स्क्वायर फीट, वो वन बोरीवली का एरिया है, बिल्टअप एरिया कंस्ट्रक्शन का, उसमें जो सेलेबल एरिया है उसका जो कीमत हो रहा है वो करीब करीब 120-130 करोड़ हो रहा है। 90 करोड़ के करीब आउटले है उसमें। तो जब भी हम आईओडीसीसी पूरा लेते हैं तो हमारे पास वो एसेट जनरेट होती है फॉर द सेल। सो वो करीब करीब आपके प्रोजेक्ट में 600 करोड़, 500 से 600 करोड़ रुपए की जनरेट हो रही है। उसमें हम सेल्स प्लान कर रहे हैं 100 करोड़ का।
100 crore in a span of 24 to 30 months. Not today और tomorrow. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हम बुकिंग में 100 करोड़ रुपए लेके आने वाले, लेकिन आपको जो 190 करोड़ रुपीस चाहिए आपके कंस्ट्रक्शन के लिए, वो आपको सेल से 100 करोड़ रुपीस जनरेट होंगे, 100 करोड़ रुपीस जनरेट होंगे आउट ऑफ टोटल सेल वैल्यू ऑफ 600 करोड़, विच इज नियरली 1/6 ऑफ द सेल कॉस्ट, 1/6 ऑफ द सेल एरिया. मतलब 6 फ्लैट के अंदर एक फ्लैट भी हमारा बिका, वो हमारा मार्केटिंग के लिए टारगेट होगा. 90 crore rupees we will take as a construction finance from a financial institute or bank. So we are very clear about phase 1, phase 2, जहाँ पे हमारा 100 करोड़ लगा होगा, 100 करोड़ हम बैंक से लाएंगे और बोरोइंग हम 90 करोड़ करेंगे. फेज 3 के अंदर हम सेलेबल एसेट जो हमने ये 100 करोड़ रुपए खड़े किए, धर्म से भाई विल नो कि हमको कोई पूरा पैसा तो मिलने नहीं वाला है 100 करोड़ का, ठीक है ना. तो इसमें से हम 200 करोड़ का सेल करेंगे तो बाकी का पैसा 100 करोड़ हमको कलेक्शन मिलेगा. तो 390 करोड़ की सेलेबल एसेट बचेगी. हमारे पास सेल्फ फंड -20 करोड़ होगा, तभी हमारी कंपनी कुछ कैश सरप्लस होगी. नाउ ये जो दिख रहा है माइनस सेल्फ फंड, ये कभी दिख रहा है जब भी आपका हमारा सेल्स आपका ओसी आने का टाइम होगा तभी, और ये आपका सेल्स से 210 करोड़ रुपीज़ आएगा वो टाइम तक. So this will suffice our requirement of phase 3 of construction of 90 crore rupees. So ये हिसाब से कैश फ्लो है. मैंने ये बहुत ही नट शेल में मैं जैसे समझ सकता हूँ वैसे बनाया है. दिस एन एंटरप्रेन्योर्स थिंग. बिपिन भाई है, आपके वहाँ भी काफ़ी सारे सीए हैं, मुझे नहीं समझ में आता अकाउंट्स. बिपिन भाई की ऑफिस भी यहाँ पर है, हमारी ऑफिस भी यहाँ पर है. आपके वहाँ से जो भी सीए को जो भी एनालिसिस करना हो, इन्होंने काफ़ी सारी बड़ी सी कैश फ्लो वाली कुछ एक्सेल शीट भेजी थी बीजल मैडम ने. वो तो एक्सेल शीट खोल के देखते देखते मुझे चक्कर आ गए. 3 चाय पी तभी पता चला अभी थोड़ा शांति रहो. फिर मैं बोला इसको कंसाइज करते हैं, लोगों को कैसे हम समझाएंगे, मैं खुद कैसे समझूंगा तो लोगों को मैं समझाऊंगा. तो हम ये फिगर्स पे आए. नेक्स्ट, एमिनिटीज. ये मेरा फेवरेट एरिया है. जिम्नेशियम. हमारे अंकुर पैलेस में आप गए होंगे तो आपने देखा होगा वेरी वेल इक्विप्ड जिम वी गिव. यहाँ पे भी हम 1 बोरीवली में देंगे, थोड़ा टाइम है 6 महीने के बाद. नेक्स्ट, स्विमिंग पूल. अगेन आपकी चॉइस के ऊपर है, आपको चाहिए नहीं चाहिए. वी कैन ऑलवेज सिट, यू कैन डिसाइड, यू कैन टेक वोटिंग. ज़्यादातर मेंबर्स देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं और उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट, योगा कॉर्नर, एंट्रेंस लॉबी. एंट्रेंस लॉबी तो ढासू होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. हम आओ घर पे तो दिखना चाहिए कि हम घर कुछ बना हुआ है. सो डबल लाइट होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए. एंट्रेंस लॉबी में आपने एसी वीसी लगा दिया और रोज़ उसका मेंटेनेंस कौन भरेगा, वैसी भी टेंशन नहीं होनी चाहिए. सो अच्छी भी होनी चाहिए, ढांसू भी होनी चाहिए, एट द सेम टाइम सस्टेनेबल होनी चाहिए. योगा कॉर्नर वेरी मच रिक्वायर्ड. शायद मीनाक्षी भाभी करते योगा फिर भी हार्ट अटैक आ गया. नेक्स्ट, बैंक्वेट हॉल एंड लैंडस्केप गार्डन. जैसे मैंने बताया कि आपको जिम्नेशियम सोसाइटी ऑफिस की मिलती है. सो वहाँ पे आप छोटा सा बैंक्वे और उसको अटैच लैंडस्केप गार्डन है, तो इंडोर आउटडोर आप यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, इंडोर गेम्स और बास्केटबॉल कोर्ट. बास्केटबॉल लो या बैडमिंटन लो, ये मैंने क्या करेंगे. नहीं, मुझे बहुत प्रेशर था कि तेरी हाइट कम है, बढ़ नहीं रही है, बास्केटबॉल जाके खेल, बास्केटबॉल खेल. तो दिमाग में घुस गया कि बास्केटबॉल नहीं खेला तो हाइट ठीक पड़ी है, लगा दिया. इंडोर गेम्स, टेबल टेनिस आई एम ए चैम्पियन. सो हम टंकी पे टेबल टेनिस खेलते थे. आई डोंट नो, फ्यू ऑफ यू माइट हैव मेमोरी. B3 B4 के पीछे एक टंकी है जिसकी साइज़ करीब टेबल टेनिस के टेबल जैसी, और वहाँ पे हम बहुत टेबल टेनिस खेला करते थे. नेक्स्ट, चिल्ड्रन प्ले एरिया, किड्स प्ले एरिया. 6 एलिवेटर एंड 1 स्ट्रेचर लिफ्ट. जैसे मैंने बताया, हाई स्पीड एलिवेटर ऑफ ह्यूज साइज, स्ट्रेचर एलिवेटर और 6 एलिवेटर. 4 आपको दिखे, एक वो छुपा के फायर वालों के लिए रखा हुआ था, तो टोटल 6 एलिवेटर है. नेक्स्ट, मिनी थिएटर जहाँ से आप कर सकते हैं. गॉसिप एरिया, ये इस पर मेरी और अभिषेक की बहुत डिबेट हुई कि हम गॉसिप एरिया दिखा रहे हैं तो ये वाईफाई क्यों दे दिया है. वहाँ वाईफाई बंद करना चाहिए, तो लोग बात करके गॉसिप करेंगे, व्हाट्सएप पे नहीं करेंगे. नेक्स्ट, गज़ेबो, लोगों को बैठने के लिए, जॉगिंग ट्रैक गार्डन के आजू बाजू में. नेक्स्ट, रीडिंग कॉर्नर. ये मेरा फेवरेट जगह है. रीडिंग कॉर्नर तो होना चाहिए, सो दिस इज़ मैंडेटरी. तो कहाँ ना कहाँ आप लोगों को मैं ज़बरदस्ती दूंगा, आप ना बोलेंगे तो भी एक रीडिंग कॉर्नर तो दूंगा. दिस इज़ मैंडेटरी. रैंप पार्किंग. फॉर्चुनेट है आप लोग, आज के ज़माने में नेक्स्ट 20 साल के बाद जब हम मिलेंगे
सो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपके वहाँ रैम्प से पार्किंग है या आपके वहाँ मैकेनिकल पार्किंग है. सही में सर सालुंके साहेब, आई एम सॉरी, तुमच्याकडे नाही होऊ शकत, आई मीन पॉसिबल नाही. तो आप लोग के पास इतना बड़ा प्लॉट है कि आपके वहाँ रैम्प पार्किंग पॉसिबल है. सो यू आर फॉर्चुनेट, सो रैम्प पार्किंग हम आपको देंगे. नेक्स्ट, जैन देरासर एंड गणेश टेम्पल. हमारी श्रद्धा होनी ही चाहिए भगवान में और नज़दीक करना चाहिए. वाई अस, एक बड़ा क्वेश्चन है. आप लोग सोचो, मैं पानी पी लेता हूँ. डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स बिफोर टाइम. जब भी हमने कमिटमेंट किया है तभी हमने उनको डिलीवर किया है, उसके पहले भी डिलीवरी किया है. अगेन आई एम कमिंग टू द पॉइंट, वैकेटिंग के बाद, IOD CC आने के बाद जब तक आपका OC नहीं आता है तब तक की हमारी पूरी जिम्मेदारी है. वो डिलीवरी जेन्युइन डिलीवरी टाइम है जिसमें हम कभी भी फेल नहीं होते हैं. प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, 1 स्टोन एट अ टाइम. मैं बहुत शांति प्रिय आदमी हूँ. एक ही प्रोजेक्ट करता हूँ, शांति से करता हूँ. एक प्रोजेक्ट करता हूँ, बेबी के जैसे उछेरता हूँ, पूरा करता हूँ, घर पे लोगों को लाता हूँ, घर सुख शांति से लोग रहते हैं, फिर मेरा प्रॉफिट कमाता हूँ, फिर दूसरा प्रोजेक्ट करता हूँ. कोई हड़ी भागी नहीं है, इधर 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 दुनिया जीतने लेनी है. सो 1 प्रोजेक्ट एट अ टाइम, 1 स्टोन एट अ टाइम. सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट, जो भी 100 करोड़ रुपीज़ हम आपके प्रोजेक्ट में लगाएंगे वो 100% हमारे होंगे. मेरे हार्ड कोर मेहनत से कमाए हुए पैसे होंगे, ना कोई सिर्फ से कमाए ना कहाँ से दिए होते. जीरो लिटिगेशन, झंझट में ही नहीं पड़ता हूँ. जिसको लेना है, आपको भी कोई केस करना है कर दो मेरे से, ऐसे ही पैसे लेके आओ, झंझट ही नहीं करना है. तो इतना काम करके भी आज के हाथ में भी हमारे कोई भी कंपनी पे, कोई भी इंडिविजुअल पे कोई भी लिटिगेशन नहीं है. विच इज़ अ रिमार्केबल थिंग. टेल मी, बहुत सारा एफर्ट लगता है उसमें, क्योंकि भाविन भाई कभी कभी गुस्सा हो जाता है, आशिक तो इसका क्यों सहन करता है, उसको ले लेते ना कोर्ट में, ले लेते ना. बोला शांति रखना भाई, कोर्ट में नहीं जा रहा है, छोड़ दे, उसके नसीब का होगा, लेके जाए, छोड़ उसको. और दोस्त लोग, एडवोकेट्स दोस्त, घर के दोस्त फीस भी नहीं मांगते कभी कभी, तो और मन हो जाता है कि लिटिगेशन करें. लेकिन नो लिटिगेशन, एब्सोल्युटली नो लिटिगेशन. नेक्स्ट, थैंक यू. अभी कुछ क्वेश्चन आंसर्स बचे हो तो श्वास ले लो और एक पानी पी लो. करना हो ने काका ત્યારે પરફોર્મન્સ પ્રેશર બહુ હોય. મને હિરેનને બિપિનભાઈ પૂછતા હતા કે કેમ આટલા ટેન્શનમાં છે, તું તો કોઈ દિવસ ટેન્શનમાં દેખાતો નથી. મેં કીધું ઘરના છે ને જવાબદારી વધી જાય છે. મેં કીધું પ્રોમિસ કરવું હોય, બોલવું હોય તો વધારે ટેન્શન થાય. બહાર ના હોય તો ચાલે, થોડું ઘણું ફેંકી દીધું હોય ને તો એ ચાલે, અહીંયા ન ચાલે ફેંકવાનું. હા માઇક માઇકમાં લો ને સર. અરે આપે ને. નમસ્કાર બધાને. એ બિલ્ડિંગનું તમે જે બતાડ્યો પ્લાન, એમાં કોઈને એક્સ્ટ્રા જગ્યા જોઈએ તો તમે શું તમારો હિસાબ છે? સર આજની તારીખમાં તો સેલ્સની એટલી જરૂરત છે ને કે તમે હમણાં જ લખાવી જજો, થોડો બુકિંગ અમાઉન્ટ આપી દેજો, એકદમ વ્યવસ્થા છે. આપણે શું રેટથી તમે એક્સ્ટ્રા જગ્યા આપશો? જે પણ પ્રિવેલિંગ માર્કેટ રેટ હશે ને એમાં કરતાં 10% ઓછો. 10% હોય ને? હા, આજની ડેટમાં પ્રિવેલિંગ માર્કેટ રેટ બોરીવલીમાં 25,000થી લઈને 32,000 ચાલે છે. બરોબર છે. આજના મને ખબર નથી આપણું કન્વેન્સ ક્યારે થશે, એપ્રુવલ ક્યારે, જ્યારે જે પણ રેટ ચાલતો હશે એના કરતાં 10% ઓછો. અચ્છા, અમારું ભાડું ક્યારથી સ્ટાર્ટ કરશો? જે દિવસે છેલ્લો માણસ વેકેટ કરે ત્યારથી. વિપિનભાઈ, મેઇન ઇશ્યુ એટલો બધા ફાઇનાન્શિયલમાં તમે પાછું તમે એક વખત ફોકસ કરી દો. આ પ્રોજેક્ટ કેવી રીતે પૂરો કરશો ફાઇનાન્શિયલમાં? હમણાં હું નથી બોલતો, જનરલ પ્રશ્ન. અરે સાહેબ સાચી વાત, પણ આખું રામાયણ કીધું પછી તમે કહો કે સીતા કોણ છે? પાછું પૂછશે. હા પૂછો ને, એટલે જ મેં છે ને બધાને આ બધાને પ્રેઝન્ટેશનની બધાને, અરે આ ગાયન થોડું છે કે વન્સ મોર મેં બધાને જ આ પીપીટીની 3-4 ઓલામાં MP4માં PDF માં આમાં તેમાં पेनड्राइव में आपी है. आप सब टीवी पे भी आप देख सकते हैं, कंप्यूटर पे भी देख सकते हैं,
कल सवेरे QR कोड वाला आपके नोटिस बोर्ड पे लगा भी देंगे, आप मोबाइल से स्कैन करेंगे, तुरंत आपके मोबाइल में भी आप देख पाएंगे। और उसके अलावा भी टेक्निकली CA वाले जो क्वेश्चन है वो मैं कैपेबल नहीं हूँ बोलने के लिए, तो आप हमेशा ओपन है। विपिन भाई है यहाँ पे, उनका ऑफिस सामने ही है। 920 करोड़ रुपए उन्होंने जेन्युइनली उन्होंने डिस्बर्स किए हैं लास्ट 1 साल में। आप कभी, और मेरे सब डॉक्यूमेंट उनके पास है, वो मेरे बिहाफ है, आपको कभी भी बात कर सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लीजिए, उनके ऑफिस में जाइए, मेरे ऑफिस में जाइए, यू आर ऑलवेज वेलकम। केम जो कल्पेश भाई, थैंक यू। नेक्स्ट, ये एक बहुत डिफिकल्ट राउंड है, इससे मेरे को मतलब ह्यूमन के क्वेश्चन आंसर दे दो तो आप KBC में 1 करोड़ जीत जाओ पक्का है। थैंक यू आशिक भाई। 5 करोड़ है भी। सो आपने बताया कि हम लोग ने PhD कर लिया है, तो हमारे प्रिंसिपल आ गए नयन भाई डेडिया, सो अभी हमारे में और पावर आ गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने बहुत डिटेल में और एक बहुत ही अच्छी तरह से आपने जो ये प्रेजेंटेशन दिया है, काफ़ी क्लैरिटी मिली है। और कॉन्ग्रेचुलेशन जो मेरे को पहले करना चाहिए कि आप टॉप 3 बिडर्स में है, एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। आई थिंक काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने दे दिए, बट प्रेजेंटेशन देख के थोड़े और नए क्वेश्चंस भी आ गए। अरे आपके क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होंगे। आप Thank you, भाई, it is a compliment. आप मुझे बताया उसी के बाद में क्वेश्चंस चालू लेंगे, आप चालू रखेंगे। सो आशिक भाई मैं बोलना चाहूँगा अभी जितना आराम करना है कर लो, आराम के दिन गए भैया। अगर हरिओम आ गया तो फिर सर हम सब काम आराम से करते, आराम भी आराम से कर लेंगे, आप फिक्र मत करो। तो अभी क्वेश्चंस, एक हॉस्पिटल का प्रोविजन आपने नहीं बताया, बिकॉज जैसा आपको पता है B2 में हॉस्पिटल्स है, तो प्लानिंग है वो कहाँ पे लेआउट में आप देंगे? 2 ऑप्शन है आपके लिए। आप आइदर कन्वीनियंट शॉपिंग जो हमने आपको पीछे बताया वहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे पीछे के साइड में, मतलब बैक साइड पे रोड पे, आज के डेट में उसको बैक साइड बोला जाता है। मुझे कभी समझ में नहीं आता क्या बैक है क्या फ्रंट है, दुनिया तो गोल है। तो आज के डेट में जो बैक साइड है वहाँ पे आप कर सकते हैं, या A विंग में 2nd फ्लोर के ऊपर कर सकते हैं। सो एग्जैक्टली वो हिसाब से। और हॉस्पिटल में जैसे आपने रीडेवलपमेंट में PhD की है, 1 बोरीवली में हम एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, लोटस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर अभिजीत जी के साथ में, और उसमें मैंने PhD कर ली है। क्या अप्रूवल लगती है, कैसी लगती है, मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ही कुछ ऑपरेशन करना ना चालू कर दूँ, इतना अंदर घुस गया होगा। सो हॉस्पिटल अच्छा सा बना देंगे सर। सो वी हैव डॉक्टर रोशन एंड डॉक्टर दिनेश। नमस्ते डॉक्टर। अगर उनको कुछ क्वेश्चंस होगा तो मे बी दे विल कनेक्ट विद Yes, please. Yeah. Because that's so minute planning. I mean, it's not right now required, to be very honest. Yes, ma'am. सर थोड़ा फाइनेंशियल पे वापस आएंगे। लोन्स आपने बताया डेट फ्री है, सो आई थिंक आपका सिबिल स्कोर रिफ्लेक्ट करता है। प्लस आपने टेंडर में बैंक कैंडिडेट ज़्यादा 25%, जो आपने यहाँ पे कुछ बताया नहीं था। Thank you. सो ये करो, टेक ओवर। थैंक यू। सो मैंने क्या किया कि हेमंत के प्रश्नों का मुझे ऐसा सस्पेंसफुल सीधा अटैक न हो बाउंसर के जैसा, तो एक आपको जो मैसेज दिया उसमें एक ईमेल आईडी डाल दिया था। मैं बोला कुछ क्वेश्चन पहले आए तो मैं होमवर्क कर लूँ पहले। थोड़ी बचपन से होमवर्क करने की आदत थी। मेरे वहाँ B2 606 के फ्लैट में विंडो के पास एक मेरा स्टडी डेस्क था, वहाँ बैठ के मैं बहुत टाइम तक होमवर्क करता था। मुझे याद है ये आदत मुझे वो विनय गोलवाला ने दी थी। वो भी बहुत स्टूडियस स्टूडेंट थे, मेरे सीनियर थे 1 साल, और उनको मैं इंस्पिरेशन देखता था, विनय को इतने मार्क्स आए मुझे आने चाहिए, तो होमवर्क करके आता था हमेशा। सो इसमें ऐसा है हेमंत जी, कि जब भी हम पूरा IOD और CC लेते हैं, आपके PM से और आपके वकील भी आपको एनलाइटन करेंगे, हम पूरे प्रीमियम भर देते हैं, पूरा IOD CC लेते हैं, तो यू आर एलिजिबल, आई मीन यू आर क्रिएटिंग अ सेल्स, यू आर क्रिएटिंग अ एलिजिबल एरिया फॉर सेल्स। और मेरे सेल एरिया के ऊपर तो मैं बैंक गारंटी क्यों दूंगा, वो तो मुझे बनाना है, वो आपको एलिजिबल है। तो मेंबर्स का जितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एरिया है, मेंबर्स के एरिया में 2 कंसर्न, एक तो आपका अप्रूवल पूरा है कि नहीं, आपने प्रीमियम पूरा भरा है कि नहीं, सिर्फ अप्रूवल नहीं है, आपने उसका प्रीमियम भी पूरा भरा नहीं, TDR लोड किया नहीं है, ओपन स्पेस एफिशिएंसी भरी नहीं है, तो वो एक होता है। तो उससे तो हम आपको पहले ही सेव कर रहे हैं, हम उसकी कोई गारंटी वारंटी की बात ही नहीं कर रहे, हमको पूरा सेव कर रहे हैं, हम पूरा BMC को भर ही रहे हैं, और फिर हम आपकी परमिशन लेके फिर आपको वैकेट कर, फिर आपका बचता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन होगा टाइम पे होगा नहीं होगा, और थोड़ा मेंबर को डाउट रहता है। तो उसके लिए हमने आपको क्या प्रपोज किया है कि आपका जितना एरिया है उसके एरिया का जो भी कॉस्ट आएगा आपके PMC बताएंगे, उसका 25% का हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का गारंटी देंगे। सो ये हमने आपको ऑफर किया हुआ है। और हमारा
बिपिन भाई ने मुझे एनलाइटन किया कि हमारा जो नेटवर्थ है, आपको सर्टिफिकेट दिया है, कुछ 188 करोड़ है। अभी तक मैंने गिनती नहीं किया था, थैंक्स अगेन टू योर कमिटी, सो यू मेड मी काउंट व्हाट आई ओन। तो उसमें 188 करोड़ है, कुछ 67 करोड़ है जो वर्क इन प्रोग्रेस, वन बोरीवली के वर्क इन प्रोग्रेस में दिखा है, उसको हम माइनस कर देते हैं क्योंकि हम वो वर्किंग कैपिटल में लेके आएंगे। तो बाकी का जो 122 करोड़ है उसके सामने हम कुछ बैंक गारंटी जो म्यूचुअली एग्री होगा वो लेके आएंगे। सो क्लैरिटी के लिए, जो मेंबर हमारा जो एरिया होगा उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 25%। यस, दैट इज व्हाट वी हैव ऑफर्ड। ધરમજીભાઈ મોટા મોટી કેટલા અમાઉન્ટ છે? 9 બાય આઈડિયા છે કેટલા કરોડ સુધી જશે એપ્રોક્સિમેટલી? 40-50 કરોડ, 25% એટલે 25 થી 30 કરોડ। ओके, सो 25 से करोड़ 24 करोड़ रुपए की हमारी गणतरी भी। तो 100 करोड़ जो आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करेंगे फ्रॉम योर फंड प्लस 25 करोड़ 100 करोड़ हम इन्वेस्ट करेंगे ओशो डेवलपर्स के फंड पे जो हमारे पास सेल वर्क इन प्रोग्रेस सेल में है, और 122 हमारी कॉर्पोरेट गारंटी से मिलेगा 25 करोड़। अभी एक गवर्नमेंट का रूल आया था कि 33(9) में प्रीमियम डिस्काउंट कुछ एक स्कीम चल रहा है, तो उसका बेनिफिट हम लोग कैसे ले सकते हैं और मेंबर्स को क्या बेनिफिट होगा उससे? ये आपका ये आज दोपहर के कुछ ईमेल उठाया था, थोड़ा होमवर्क का कम टाइम मिला, फिर भी कुछ करके आया हूँ। तो उसमें ऐसा है कि हमने एक पूरा बहुत कंप्यूटेशन किया, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम एक 1.5 करोड़ रुपए का फंड, 1.5 करोड़ रुपए का फंड सोसाइटी एग्जिस्टिंग मेंबर के लिए एज अ कॉर्पस खड़ा करेंगे, और उसको आरबीआई बॉन्ड या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कहाँ पे रखेंगे जिससे आपको मंथली रूटीन इनकम हो, और वो 1.5 करोड़ के फंड से और बैंक्वेट हॉल की इनकम से और बाकी सबसे आपका मेंटेनेंस हो सके उतना कम हो। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव रिसेंटली, शायद मैंने पीपीटी में और आपके उसमें दिखाया नहीं है कम्युनिकेट, बट वी विल कम्युनिकेट इन राइटिंग। सर ये समझा नहीं, थोड़ा डिटेल में समझाइए। 1.5 करोड़ रुपया व्हाट इज इट? ये जो आपका प्रीमियम बच रहा है, क्योंकि ये जो अभी आया जीआर वो सिर्फ गवर्नमेंट प्रीमियम के लिए है, एमसीजीएम प्रीमियम के लिए तो पहले से था, तो उसमें जो सेव होगा मनी उसमें से 1.5 करोड़ रुपया हम उसको आपके सोसाइटी के जो अभी के एग्जिस्टिंग मेंबर है, क्योंकि आप जैसे ही नई सोसाइटी होगी तो और भी मेंबर आएंगे, तो ये 215 लोगों की जो अभी एग्जिस्टिंग सोसाइटी है उसके लिए एक कॉर्पस करेंगे, क्योंकि आपको आगे चल के मेंटेनेंस के अंदर वो आपको थोड़ा कम हो। समझो आपका मेंटेनेंस एम्यूनिटी वगैरह के साथ में 15 रुपये के करीब हो रहा है, तो ये सब चीज़ से आपका 10 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये के करीब करीब आ सकता है। सो देयर वी विल यूटिलाइज इट। लेकिन ये जो 1.5 करोड़ का जो फंड होगा वो नए मेंबर्स और हमारे बीच में अलग कैसे करेंगे? क्योंकि एक बार सोसाइटी बनेगा तो वो सब मिक्स हो जाएगा। इंटेंशंस हेमंत भाई हमारे होने चाहिए क्लियर, बाकी तो लीगल और आर्किटेक्ट कर लेंगे, वो डिसाइड कर लेंगे कैसे करेंगे। छोटा सा कोई कंपनी करा लेंगे, उनको शेयर दे देंगे और उसमें से आपको इनकम लेंगे, वो तो आर्किटेक्ट है ना, इनका काम है, ये पीएमसी है ना, वो कर लेंगे, वो सीए भी है, वो कर लेंगे हमारे लिए। ओके, लेकिन क्लियर होगा, हम हमारे सेल एग्रीमेंट में भी दिखाएंगे ये फंड आपके लिए है, ये उनके लिए नहीं है। सो क्लैरिटी इज ऑलवेज देयर एंड व्हेन इंटेंट इज क्लियर वेज कैन फाउंड आउट। और क्या चांसेस है कि हम लोग को ये बेनिफिट मिलेगा लुकिंग एट द टाइमलाइंस? हो भी सकता है, जो हिसाब से आप अभी आपकी गाड़ी पेस से जा रही है तो चांसेस है, हो भी सकता है, और ऐसा भी हो कि कहाँ पे गाड़ी हर्डल हो। काफ़ी अनसर्टिनिटीज़ मैंने भी मेरे लाइफ में देखी है। अभी हमारे एक प्रोजेक्ट था अंकुर पैलेस करके, हमने आईओडी ली पूरी, सीसी ली पूरी, 8वें स्लैब पे पहुँचे तो अचानक आ गया कि बोरीवली में जो लॉकअप रूम है जो बोरीवली स्टेशन के पार है उसको जेल डिक्लेयर कर दिया, और जेल के आजू बाजू के 500 मीटर के पेरीफेरी में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो हमको स्टॉप वर्क आया, 8वें माले पे के बाद हमको बंद रखना पड़ा। फिर बहुत सारा फाइटिंग करके टाइम भी गया, उसमें हमारा रेंट भी गया, और उसको उसके बाद में स्टार्ट करना पड़ा। हमारे यहाँ के कार्यकर हमारे एमपी गोपाल भाई का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, उन्होंने काफ़ी सारा एजुटेशन किया। फिर उसको लॉकर रूम से, जेल से लॉकर रूम वापस डिक्लेयर हुआ। तो ऐसे कुछ सब अनसर्टिनिटीज आ सकती है। सो जैसे मैंने आपको बोला, वैकेटिंग के बाद यू आर वेरी अश्योर्ड कि 30 महीने में 36 महीने में आप आ जाएंगे, बट एवरी मेंबर शुड बी वेरी क्लियर कि कुछ ना कुछ अनसर्टिनिटीज कभी ना कभी आ सकती है। सो यू शुड बी ओपन टू दिस। चलो, अभी आपने थोड़ी देर पहले घाई मत करो, आराम करो, और अभी आप बोल रहे जितना स्पीड से जा रहे, तो अभी करना क्या है हमको? स्पीड से जाना है कि आराम से करना है? वो बात अच्छा पकड़ा आपने। नेक्स्ट सही है एकदम। आपके प्रेजेंटेशन में जेड गोल्ड सर्टिफाइड देखा,
आप अगर उसमें 2 मिनट और बोल सकते हैं कि व्हाट इज इट, हाउ डज इट बेनिफिट आवर बिल्डिंग, जेड गोल्ड सर्टिफिकेशन से हमको क्या बेनिफिट होगा? यहाँ पे मेरे पार्टनर, मेरे मेंटर और जिनको मैं हमेशा देखता हूँ, राजेश भाई परमार है यहाँ पे। राजू भाई एक सेकेंड रुका था सर प्लीज़। राजू भाई जो व्यक्ति है, जो जनरल इलेक्ट्रिकल करके एक कंपनी है अमेरिका की, थोड़ा 2 मिनट लूँगा। जनरल इलेक्ट्रिक करके अमेरिका की एक कंपनी है जो बोइंग के इंजन भी बनाती है, लाइट फिटिंग्स भी बनाती है और बहुत सारे कुछ काम करती है। शायद कौन, एडिसन ने या ऐसे कोई साइंटिस्ट की स्टार्टिंग की कंपनी थी। वो लोग मैनेजमेंट में भी बहुत होशियार है और कोई भी चीज़ की क्वालिटी होती है वो आती है आपके मैनेजमेंट से कि आप क्या चूज़ करते हो। हर एक आदमी चाहता है मन से कि वो क्वालिटी डिलीवर करे, लेकिन वो क्वालिटी डिलीवर कैसे करेगा? इंटेंट होना चाहिए, उसका पर्पस होना चाहिए, उसको वे आना चाहिए। सो ये जो क्वालिटी प्रोसेसेस होते हैं वो आपको ये वे दिखाते हैं कि भाई ऐसे काम करना चाहिए, ये हिसाब से करना चाहिए, आपको नींद भी अच्छी आएगी और आप क्वालिटी डिलीवरी कर पाएँ। तो हमारी सरकार ने, मोदी साहब ने ये क्वालिटी के मामले में, जैसे जापान का कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो आपको एश्योरेंस होता है कि भाई ये क्वालिटी में बहुत बढ़िया है, मतलब दैट इज़ बिकम अ सिनोनिम्स कि जापानीज प्रोडक्ट है तो अच्छा है, जर्मन प्रोडक्ट है तो अच्छा है। तो ये हम हिंदुस्तान के बारे में हम कैसे करें, अपने भारत के प्रोडक्ट में कैसे करें? तो मोदी साहब ने ये एक स्कीम निकाली जिसमें ये वर्ल्ड के रिनाउंड जो थियरीज है क्वालिटी की, उनके एक्सपर्ट्स खड़े किए और उन्होंने जो भी मीडियम स्केल इंडस्ट्री है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनका कंसल्टेशन दिया। आपको कंसल्टेशन मिलता है कि आप क्वालिटी काम कैसे करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको 5-5 10-10 लाख रुपए GE वाले लेते थे या 50 लाख रुपए लेते थे, उससे भी ज़्यादा पैसा लेते थे। तो इसका हमने बेनिफिट लिया और हमारी जो पूरी प्रोसेस है वो क्वालिटी सर्टिफाइड की और उसके बारे में उन्होंने स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स डिसाइड किए कि आप ये करो तो ही आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। ऐसे ही नहीं कि चाइना जैसा माल सर्टिफिकेट सब दिखते हैं लेकिन चल भी कुछ भी जाता है। सो ये जेड गोल्ड ऐसा है। और आप जब भी कुछ भी काम करते हैं, आपने देखा होगा कि हमारा टेंडर सबमिशन, आपका टेंडर तो इतना डिफिकल्ट था, अरे बाप रे बात मत पूछो। मेरी माई असिस्टेंट शी इज़ नॉट हियर, लेकिन वो परेशान हो गई, सर ये लोग क्या मांग रहे हैं, इतना सारा क्यों मांग रहे हैं? लेकिन यू कैन सी द क्वालिटी इन ईच एंड एवरीथिंग। हमारे टेंडर में आपको कभी भी एक भी खामी मिली है? हर एक चीज़ हम आपको हो सके उतनी फुलफिल करें। सो हियर व्हाट इट हेल्प्स कि आपको क्वालिटी कहाँ कहाँ मैटर करती है। नेक्स्ट, टेंडर की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि आपको इतना इजीली भरना मिल गया, ड्रॉप डाउन, नो कॉम्प्लिकेशंस आपको। आई अप्रिशिएट, सीरियसली आई अप्रिशिएट। सर जैसे आपको पता है सी बिल्डिंग के साथ जो हमारा लिटिगेशंस है, हमने MC मीटिंग के साथ भी आपको एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द सपोर्ट वी कैन एक्सपेक्ट गोइंग फॉरवर्ड इफ यू गेट सिलेक्टेड? बिकॉज हमारा जो ऑफर है वो इज एग्जिस्टिंग प्लॉट पे है, बट एक बहुत बड़ा एरिया वो साइड पे भी है, तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ लिटिगेशन, देयर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ चैलेंजेस, तो आपका क्या तैयारी है उसके लिए? सर बेस्ट ऑफ द मार्केट में जो सॉलिसिटर्स है, जो एडवोकेट्स है, जो बेस्ट ऑफ द सेनापति है, उनको वॉर में उतार लेंगे, बेस्ट ऑफ द एम्यूनेशंस उतार लेंगे। फिर तो युद्ध है, जो जीतेगा वो खाएगा और क्या कर सकते। वो तो हमने ले लिया सर, अभी आपको दूसरा ढूंढना पड़ेगा। नहीं भाई, मैं बोल रहा हूँ कि आपकी ओर से हमारे कॉज पे बेस्ट ऑफ द सॉलिसिटर्स, बेस्ट ऑफ द एडवोकेट्स है, दे आर देयर। आई मीन, और आपने जो लिए है वो तो नॉन लीड वाले लिए, लीड वाले हमारे पास है। राइट। थोड़े क्वेश्चंस अभी जो हम लोगों ने लेआउट देखा और एलिवेशंस जो बताया, सो ग्राउंड +7 पोडियम मतलब 8 फ्लोर्स की टोटल पार्किंग होगी। 5 to 7, 5 to 7 either 5, either 6, either 7. I don't know what. Is it possible to go more into underground and then I'll answer on this. I'll tell you. Any redevelopment project, उसको ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। The reason नीचे नहीं जाना चाहिए। Reason I tell you, it takes double the time to construct below the ground. Your PMC also will agree. तो एक भी हम किसके लिए जा रहे हैं, वो भी मैं थोड़ा चिंगू सो पैसा बना रहा हूँ। क्या है, आपका टावर कंस्ट्रक्शन है तो आपको नीचे फुटिंग आएगा जो बहुत बड़ा राफ्ट के जैसा फुटिंग होगा, तो मेरे लिए वो राफ्ट अपने आप नीचे वाटर प्रूफिंग का भी काम करेगा, फुटिंग ही काम करेगा और एक बेसमेंट का काम कर लेगा, जो हमने वन बोरीवली में भी किया हुआ है। बहुत बड़ा है का, शायद पिक्चर्स आपको भाविन कभी शेयर करेगा, इतना बड़ा ऐसा लगता है अरे बाप रे, इतना माउंट एवरेस्ट के जैसा इतना बड़ा सा पत्थर दिखता है। सो दैट विल बी यूज्ड एज अ बेसमेंट पार्किंग, उसके ऊपर हम बेसमेंट, सुंदर सा बेसमेंट बना लेंगे। तो कॉस्ट को भी हमको कट करना है ना, आपको कुछ ज़्यादा देना है, अच्छा देना है, तो हमको कहाँ ना कहाँ तो कॉस्ट करना है। उसके नीचे जाएंगे तो एक तो हम डबल टाइम देते हैं, और टाइम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बाहर है तो उसका ओवरहेड तो मेरे पे है, रेंट तो मुझे देना है,
और हमारे वहाँ फॉर्चुनेटली यहाँ पे हाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम विले पार्ला में या एयरपोर्ट के पास तो है नहीं, हम 120 मीटर तक प्यार से जा सकते हैं, तो बेसमेंट एक जाना ही एडवाइजेबल है यहाँ पे। ओके सर, ये 1.5 करोड़ जो आपने बताया वो कैलकुलेशन कैसे है? आपने आँख बंद के सोच लिया कि देयर इज अ साइंटिफिक नहीं कैलकुलेशन? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि पॉलिटिकल अनाउंसमेंट कुछ होती है, जीआर कुछ होता है और उसका इम्प्लीकेशंस कुछ होता है। ये प्रीमियम्स वगैरह जो है, जो इसका डिटेल कैलकुलेशन है, उसमें कुछ गवर्नमेंट के प्रीमियम्स है जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रीमियम है, कुछ प्रीमियम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रीमियम है। जैसे आप मेट्रो बन रहा है, हमको दिख रही है मेट्रो बन रहा है, लेकिन मेट्रो के लिए पैसा कौन देता है? आप और मैं देते हैं।